हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ सप्ताह से हम मारबर्ग वायरस के प्रकोप के बारे में सुन रहे हैं और इस वायरस को लेकर के डब्ल्यूएचओ ने कुछ चेतावनियां भी जारी की है। मारबर्ग वायरस क्या है, किस तरह से यह फैल रहा है, किन देशों में इसके फैलने की सूचना जारी हुई है, इसके अलावा क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए क्या इलाज अभी तक खोजा जा चुका है, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करना बहुत आवश्यक है क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम बीमारियों और महामारियों का दौर देखते चले आ रहे हैं। 2019, 2020 और 2021 इसी तरह आगे चल करके कुछ बीमारियां ऐसी आई जो जीव जंतुओं या जानवरों को प्रभावित कर रही थी और अब जाकर के मारबर्ग वायरस से जुड़ी हुई एक बीमारी का हमें पता चला है। आज के सेशन में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। टॉपिक है कितना खतरनाक साबित होगा मारबर्ग वायरस का प्रकोप, किस तरह से इससे हम मृत्यु दर को इस वक्त देख रहे हैं, किन किन देशों में फैल रहा है, बात करेंगे। न्यूज है द मारबर्ग वायरस एंड द रीसेंट आउटब्रेक काउज्ड बाय इट। इसके द्वारा कहां कहां पर अभी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, चर्चा में क्यों है, थोड़ी सी और बात करके जानते हैं। इस रोग के क्या क्या लक्षण है, किस तरह से बढ़ रहा है, इसका संक्रमण कितना घातक है, इसके लिए क्या इलाज अभी तक खोजा गया है और इक्वेटोरियल गिनी के बारे में चर्चा की गई है जहां से बात शुरू हुई है। हालांकि यह वायरस पहले भी काफी लंबे समय तक इसको देखा जा चुका है। 1967 के बाद से इसका प्रकोप देखने को मिला है। कहां कहां है इस पर भी बात कर लेंगे। एक निष्कर्ष और एक सवाल जो कि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर महामारियों को लेकर के विस्तार से चर्चा की गई, मान लीजिए कोई प्रश्न मेंस में भी ऐसा बना दिया जा सकता है कि विगत वर्षों में महामारियों को लेकर के हमें एक लंबा दौर देखने को मिल रहा है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और एक ये भी इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ करके देखा जा सकता है कि जब बदलते जलवायु परिवर्तन के चलते अब हमें वायरस जनित या फिर जीवाणु जनित जो बीमारियां हैं और विषाणु जनित जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहरहाल देखते हैं। जीएस पेपर 2 में जो स्वास्थ्य वाला सेक्शन है उससे हम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जब इसके इलाज पर चर्चा करेंगे तब फिर जीएस पेपर 3 में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है उस पर भी ये जुड़ जाएगा। तो चर्चा में क्यों है, इससे शुरुआत करते हैं। क्योंकि मध्य अफ्रीकी देश है इक्वेटोरियल गिनी, अभी हम नक्शे पर भी इसे देखेंगे, तो यहाँ पर मारबर्ग वायरस से जुड़ा हुआ जो मामला है देखने को मिला है और आधिकारिक रूप से उसकी पुष्टि की गई है। तो एक अत्यधिक संक्रामक मारबर्ग वायरस रोग, इसको एमवीडी कहा गया है, मारबर्ग वायरस डिजीज, इसके बारे में पता चला है। पहला प्रकोप है, इसकी पुष्टि हो चुकी है और डब्ल्यूएचओ ने इसके चलते तात्कालिक रूप से बैठक बुलाई है और उसके बाद इससे जुड़ी हुई जो भी संभावनाएं हैं और सुरक्षा के उपाय हैं उन्हें अपनाए जाने की बात कही है। इसके दौरान 9 मौतें और 16 संदिग्ध मामले देखने को मिल चुके हैं और इसमें जो शुरुआती परीक्षण किए गए थे इस वायरस के संबंध में तो वो भी पॉजिटिव आए हैं और इसके जो लक्षण है इबोला के समान है। इबोला और मारबर्ग दरअसल एक ही फैमिली का वायरस है, तो इसको भी देखते हैं क्या है ये। तो एक गंभीर बीमारी है और इसके जो डेथ रेट है वो भी ठीक ठाक है। मनुष्यों में से वायरल रक्तस्रावी बुखार आ सकता है जिसके चलते एक तो बुखार है, शरीर में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी और बुखार के चलते जो रक्त का रिसाव है बॉडी के आंतरिक अंगों में और बाहर भी हो सकता है। ये बेसिकली चमगादड़ों से मनुष्यों या फिर अन्य जीव जंतुओं में फैलता है। चमगादड़ इसका प्राकृतिक वाहक माना गया है और प्राकृतिक मेजबान के रूप में। और फ्रूट बैट इसको कह सकते हैं, जो फ्रूट बैट है। तो शुरुआत में अगर फ्रूट बैट इससे संक्रमित हो तो हमें जल्दी पता नहीं चलेगा, इसमें स्पष्ट रूप से इसके लक्षण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मनुष्यों में जब यह हो जाएगा तो गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। कैसे फैल सकता है? देखिए, जो भी चमगादड़ इससे संक्रमित होंगे उनके संपर्क में आने पर, जैसे कि उनका मल मूत्र और भी जो शारीरिक द्रव्य है, अगर सीधे कोई मनुष्य उनसे संपर्क में आ जाए, किसी गुफा में चला जाए उनको ढूंढता हुआ या फिर कहीं से वो निकल जाए और संक्रमित है तो व्यक्ति उससे बीमार हो सकता है। इसके अलावा वो जिन सतहों को छूते हैं अगर उन सतहों के भी संपर्क में कोई आ जाए, कोई बेडशीट या फिर कोई और चीज, तो फिर वह व्यक्ति उससे संक्रमित हो सकता है। अब इस बीमारी से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको देखने जाते समय अगर वह व्यक्ति मृत हो चुका है, उसको दफनाए जाने के समय भी उसके जो परिवारी जन है वो भी बीमार हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं, या फिर अगर वो रोगी है और उसको लोग देखने जाते हैं तो भी संक्रमण फैल सकता है। यहाँ तक कि जो लोग इसकी चिकित्सा में लगे हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो मारबर्ग और इबोला वायरस हमने बात की कि फाइलोविरिडी परिवार से संबंधित है, दोनों एक ही फैमिली से आते हैं।
तो कैसे पहचान हुई है इसकी? इस वायरस की पहचान पहली बार जर्मनी के मारबर्ग शहर में हुई है, जहां से इसको इसका नाम मिला है। मारबर्ग, फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड शहर सर्बिया का है। 1967 में इसके शुरुआती मामले यहाँ देखने को मिले थे और जो शुरुआती संक्रमण है वो युगांडा से आयातित किए गए अफ्रीकी हरे बंदर, इनके ऊपर प्रयोग किए जा रहे थे। तो कुछ प्रयोगों के दौरान जो समूह था, वैज्ञानिक समूह, वैसे संक्रमित हुआ, जहां पर 30 से अधिक लोग बीमार हुए और 7 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद से फिर इस वायरस का प्रकोप अलग अलग जगहों पर हम देखते जा रहे हैं। अगर इस नक्शे पर देखें तो हमें कुछ क्षेत्र ऐसे दिखते हैं जहां पर इसका प्रकोप है, जैसे कि सबसे ज्यादा प्रकोप यहां आपको दिखाई देगा अंगोला में, जहां पर लगभग 252 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 90% लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दूसरा आपको जो बड़ा गोला दिख रहा है वो है डीआरसी का, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे लगभग 154 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और काफी सारे लोगों की 124-25 लोगों की यहाँ पर भी मृत्यु हो चुकी है। कुछ और छोटे देश हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं, वो आपको इस नक्शे में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें ईयर के साथ वह जानकारी है कि कहाँ कहाँ पर इसका प्रकोप देखने को मिला था। जैसे कि जर्मनी में आप देखेंगे तो मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट 1967 में, और सर्बिया की हमने बात की 1967 में बेलग्रेड में। इसके अलावा गिनी में आप देखेंगे तो 2021 में, और घाना में भी अशांति रीजन में 2022 में इसका प्रकोप देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ विगत वर्षों को देखें, पिछले कई वर्षों को, तो अंगोला की हमने बात कर ली 2005 में। इसी तरह डीआरसी के कई सारे क्षेत्रों में मिला है, युगांडा में और केन्या में। अभी जो वर्तमान मामला है इक्वेटोरियल गिनी का, वो यहाँ पर आएगा। अभी आगे भी इसे अलग से हम नक्शे पर देख लेंगे। तो संक्रमण कितना घातक हो सकता है? कोई पूछ सकता है आपसे कि अगर ठीक है, इतनी सारी बीमारी के इतने सारे लक्षणों के बारे में हमने जान लिया, क्या हो जाएगा इससे? लोगों की जो मृत्यु दर है कितनी है? क्या उतनी है जिस हिसाब से हम कोविड-19 को देख रहे थे? कोविड वायरस का प्रकोप तो इतना तेजी से फैल रहा था, हालांकि उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है। और कोई भी बीमारी जिसका इलाज बहुत ठीक तरीके से मौजूद ना हो, वो हमेशा ही घातक मानी जाती है। जैसे शुरू में हमने कोविड के केसेस देखे तो टीके वगैरह कुछ भी उपलब्ध नहीं थे, जिससे शुरुआती दौर में जो लोगों की जान थी वो काफ़ी ज़्यादा गई। उसके बाद धीरे-धीरे फिर लोगों में सुधार आता चला गया बूस्टर डोज़ और कई सारी डोज़ लेने के बाद, हालाँकि इतनी मृत्यु दर अब नहीं है। तो वायरस को पनपने में 2 से 21 दिन का समय लगता है। बीमारी की जो औसत मृत्यु दर है 50% मानी गई है, और इसके अगर आप एक पूरा जाल देखेंगे तो 24 से 88% तक का वेरिएशन आया है। तो ओवरऑल एक निकाला गया है कि लगभग 50% तक उसकी जो मृत्यु दर है वो आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को क्या होता है? तेज बुखार आता है, सर दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बेचैनी होती है। इसके अलावा पेट खराब हो जाता है, गंभीर रूप से दस्त लगने लगते हैं, पेट में दर्द, ऐंठन, मितली और उल्टी आना, इस तरह के कुछ लक्षण हैं। सीडीसी ने बताया है कि 7 दिनों के भीतर गंभीर रक्तस्रावी लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं और 9 से 10 दिन के अंदर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा डायरिया 1 हफ्ते तक रह सकता है। रोगी की जो उपस्थिति है, उसकी जो शक्ल है, दिखने में वो घोस्ट लाइक हो जाता है, यानी कि उसकी जो आंखें हैं काफ़ी ज़्यादा धस जाती है, काफ़ी कमज़ोर दिखाई देने लगता है। उसका जो चेहरा है अभिव्यक्तिहीन दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाता है रोगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्षीण होने लगता है, उसकी शारीरिक अभिव्यक्तियाँ घटने लगती हैं। शरीर में उसके भ्रम की स्थिति आ जाती है, चिड़चिड़ाहट स्वाभाविक है कि होगी ही जैसे ही शरीर की ऊर्जा खत्म होने लगती है। दिमागी जो संकेत हैं ठीक से प्राप्त नहीं हो पाते, शरीर में चिड़चिड़ाहट आती है और आक्रामकता भी होने लग जाती है। और अगर घातक मामले हों, वही हमने जो चर्चा की 9 से 10 दिन के अंदर, तो मृत्यु भी हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? अभी के लिए कोई भी ऐसा इलाज मौजूद नहीं है जिसको हम टीके के रूप में या दवा के रूप में देख सकें। तो टीके दवाएं अभी बनी नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है मौखिक रूप से या इंजेक्शन के माध्यम से जो तरल पदार्थ हैं उनसे पुनर्जलीकरण किया जा सकता है किसी व्यक्ति के शरीर में, जो डायरिया के चलते जो शरीर से तरल पदार्थ कम हो रहे हैं उनको वापस से प्राप्त करके या वापस से रोगी के शरीर में डाल करके उसको कुछ समय तक और उपचारित किया जा सकता है। इसके अलावा अलग अलग जो लक्षण आ रहे होंगे उनका भी उपचार कर सकते हैं, जिससे जीवित रहने की जो संभावना है उसमें भी सुधार हो सकता है। अब कुछ लोग यहाँ पर रेमडेसिविर दवा को भी, उसके उपयोग को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि उसका भी एक बार परीक्षण किया जाए, शायद जैसे कोविड के दौर में उसका उपयोग किया गया था, यहाँ पर भी हो सकता है वह उपयोगी हो जाए। हालांकि अभी इसकी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है।
अब इक्वेटोरियल गिनी की हमने बात की थी, वहां पर इसका प्रकोप कैसा था। तो नक्शे में जब हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका और मध्य के साथ हम कह सकते हैं पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर जो अटलांटिक का तट है, तो ये इसकी अवस्थिति सिर्फ इतनी ही है। इसका जो एक तट है, एक तरफ से कैमरून के साथ, दूसरी तरफ से गैबोन के साथ लगता है और यहाँ अटलांटिक ओशन में अवस्थिति है और मालाबो इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। इक्वेटोरियल गिनी की अवस्थिति को भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। कोई क्वेश्चन ऐसा भी बना सकता है कि एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है या मध्य पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहां पर मार्बर्ग वायरस का प्रकोप इस समय में देखने को मिला था, कौन सा है। तो यहाँ पर 7 फरवरी के आसपास स्थानीय जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने एक चेतावनी अलर्ट जारी किया था। 7 जनवरी से 7 फरवरी के बीच का समय ऐसा है जहां पर 9 मौतें हो चुकी हैं इसके चलते। तो सेनेगल की प्रयोगशाला में इससे जुड़े हुए कुछ नमूने भेजे गए थे, जिसके बाद इससे जुड़े हुए जो मामले हैं उनकी आधिकारिक पुष्टि हुई थी। कुछ लोगों में हालांकि इसके हल्के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके चलते 200 से ज्यादा लोगों को फिर क्वारंटीन भी किया गया था। उसके बाद फिर WHO की बैठक हुई, जैसा हमने शुरू में चर्चा की, और अब इलाज के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इससे बढ़ने वाले जो भी मामले हैं उन पर अभी के समय हम इतना ध्यान ना दे रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा आ सकता है जहां पर मार्बर्ग वायरस का प्रकोप भी एक देश से दूसरे देश में फैल सकता है। तो हमारे लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, भारत की बात करें या कुछ अन्य देशों की बात करें, तो जैसा कोविड के टाइम पर हमने देखा था कि जब प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, एक यात्री मान लीजिए कोई उससे संक्रमित है और वो किसी दूसरे देश चला जाता है, तो वहां पर भी संक्रमण फैल सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कई देश ऐसे हैं जिन्होंने इसके लिए एक स्क्रीनिंग व्यवस्था को शुरू कर दिया है, ताकि जो आने वाले यात्री हैं या फिर उनके ही देश के नागरिक किसी दूसरे देश, खासकर अफ्रीकी देशों की यात्रा करके अगर लौट रहे हैं, तो एक बार उनकी जांच कर ली जाए, ताकि अचानक से जो मामले हैं वो देशों के अंतर्गत ना बढ़े। इसके अलावा अपने भी देश में अगर हम इस मामलों को बढ़ता हुआ देखते हैं, अभी तो हालांकि ऐसा कोई मामला जानने को नहीं मिला है, लेकिन हमें अपनी तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए और हर समय जो प्रिकॉशंस हम कोविड के दौर पे अपना रहे थे, एक तरह से कहीं बाहर से आकर के हाथ धुलना, मुंह धुलना और सभी साफ सफाई वाली व्यवस्थाओं को हमें अपनाए रखना होगा। अब देखिए आज का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मार्बर्ग एक विषाणु जनित बीमारी है जो चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलती है। दूसरा, यह मनुष्यों में वायरल रक्तस्रावी बुखार का कारण बनती है। और तीसरा, हाल ही में युगांडा ने इस बीमारी के लिए एक नए और मान्य टीके का विकास किया है। आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट या कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिए। अगर कोई भी प्रश्न मेंस में आपसे पूछा जाता है तो इसका एग्जाम्पल लेकर के एटलीस्ट आप उस उत्तर को लिखने की स्थिति में आ सकते हैं, और प्रश्न की डिमांड के हिसाब से आपको उत्तर को लिखना होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।